नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरीज में। शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण आज हुआ। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत मौजूद रहे। भगवान श्री कृष्ण का यह विराट स्वरूप 40 फीट लंबा और 35 टन वजनी है। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को उत्तर प्रदेश के नोएडा में तैयार किया गया। इस कार्यक्रम में संबोधन के दौरान सीएम मनोहर लाल ने भागवत गीता के अनमोल उपदेशों का जिक्र किया और लोगों को ज्ञान का संदेश दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया गया। गीता संस्थान केंद्र से प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर गीता के श्लोक का उच्चारण भी किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वापर युग में इसी धरती पर अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाए थे। आज से लैंड ऑफ भगवत गीता से एक कदम आगे लैंड ऑफ श्री कृष्ण बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए मथुरा, वृंदावन जाते हैं, परंतु अब जानने के लिए कुरुक्षेत्र आना चाहिए। प्रतिमा सहित पूरे परिसर पर 200 करोड़ का खर्च आएगा। महाभारत का थीम होगा। विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाया जाएगा। जब वे बनेगा तो देश और दुनिया के लिए संदेश होगा। स्वदेश दर्शन योजना पूरे देश के लिए बनेगी। गीता का जो महत्व सारे विश्व में, इससे बड़ा किसी ग्रंथ का और महत्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश अर्जुन को तो सुनाया था, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए था। वो मानव मात्र के लिए था कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन का एक सार, जीवन के लिए एक संदेश जितना उस समय प्रासंगिक था, उतना आज भी वो प्रासंगिक है। 2016 से पहले गीता जयंती का एक छोटा कार्यक्रम होता था और शायद कुरुक्षेत्र के लोग ही कुछ मिल मिला के कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे 2016 के बाद इसको राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बनाया जाए और 1-2 साल के बाद लगा कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही क्यों, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्यों ना बनाया जाए। उसमें से भूमिका ध्यान में आई और हम बढ़ते बढ़ते सब मिल करके हम सब लोगों ने जो इसका कार्यक्रम किया, तो विदेशों से मांग आने लगी है कि हमारे यहां भी गीता जयंती का कार्यक्रम करिए। विदेशों के लोग रुचि लेने लग गए हैं कि अभी तक गीता जो है लैंड ऑफ महाभारत, यानी कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ महाभारत जाना जाता था। आज से जैसे आपने कहा कि इसको लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता ये माने, मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर के भी कहूंगा कि लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्णा ये भी बनाना चाहिए। सारे परिसर का 200 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। प्रतिमा पर तो केवल 13 करोड़ लगा है, लेकिन इसके आसपास का जो और कार्यक्रम होंगे उसके ऊपर 200 करोड़ रुपया, जिसमें महाभारत का एक थीम होगा, सरस्वती सभ्यता की व्याख्या होगी, ये भी सारी चीजें वहां, और एक इसी प्रकार से विश्व स्तरीय संग्रहालय ये भी बनाया जाने वाला है। जो हमने बाद में लाइट एंड साउंड शो के नाते से देखा है, उसका जब निर्माण होगा तो वास्तव में देश और दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। स्वदेश दर्शन योजना ये अलग से एक योजना बनाई जा रही है, जो सारे देश की योजना बनेगी। तो उसमें अलग अलग क्षेत्र के लिए कुछ विकास की योजनाएं, जैसे कृष्णा सर्किट नंबर 1 ये केंद्र सरकार ने बनाया, और उसमें देश भर की जो ऐसे सांस्कृतिक स्थान हैं उनका जो भ्रमण करने की योजना बनाई, उसमें वहां से भी बजट हमको मिलता है। तो वही हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा हरि का है, हरियाणा देवों की भूमि है, हरियाणा गीता का केंद्र है। कुरुक्षेत्र को न केवल देश में बल्कि दुनिया के मैप में स्थान मिलेगा। भगवत गीता एक मजहब का ग्रंथ नहीं है, पूरे मानव जीवन को संदेश देने वाली है गीता। भगवत गीता का अवतरण स्थल ज्योतिसर अपनी पहचान खोता जा रहा था। 2014 में जब सरकार आई तो ज्योतिसर की चर्चा हुई।
ज्योतिसर को उसका स्वरूप मिले, ये युग युगांतर के लिए एक प्रेरणा बनी रहे। सरकार ने जो फैसला लिया वे सराहनीय है। 2 साल कोविड के कारण गति धीमी हुई। आज ज्योतिसर में विराट स्वरूप की प्रेजेंटेशन अद्भुत थी। हरियाणा जो है सही रूप से हरि का जो है याना है, इसलिए हरियाणा को हरियाणा का नाम मिला है। हरियाणा एक देवभूमि है। वो देवभूमि में हरि का जो याना यानी कृष्ण का जो वाणी रहा, कृष्ण का जो संवेदन रहा, वही उसी के नाम से हरियाणा बना हुआ है। उसी का गीता का केंद्र और संदेश कुरुक्षेत्र है। और ये कुरुक्षेत्र मुझे विश्वास है केवल देश में नहीं, दुनिया में आगे आने वाले दिनों में सरकार के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों से विश्व में, वर्ल्ड मैप में कुरुक्षेत्र आने का बराबर जो है स्थान रहेगा। और मैं ज्यादा इस विषय पर नहीं कहते हुए, गीता, भगवत गीता जो है कोई एक मजहब का ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता एक मजहब को सिखाने वाली ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता सारे मानव जीवन को दिशा देने वाली एक दिव्य संदेश है गीता। इसलिए गीता को कोई मदद से नहीं करना। इतना ही नहीं, गीता बहुत पुरातन है, लेकिन अधुनातन है और दिव्य नूतन भी है। गीता कभी पुराना है ऐसा नहीं है। आज भी गीता है, कल भी गीता रहेगा। मानव समाज जब तक रहेगा तब तक गीता रहेगा। तो वही आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि गीता किसी एक संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है। भारत में हिंदू परंपरा में गीता है। हिंदू समाज उसका ट्रस्टी है। जब तक सृष्टि है तब तक गीता की प्रासंगिकता है। मोहन भागवत ने कहा कि गीता जीवन विद्या है। संपूर्ण विश्व से अपना जीवन बनता है। गीता की आज जरूरत है। सृष्टि में पर्यावरण बिगड़ चुका है। जगह जगह कट्टरता है। आपस में द्वेष है। मनुष्य का मन संकुचित हो रहा है। संपूर्ण मानवता की एकता की बात तो करता है, परंतु पड़ोस में ही गुट बनाकर लड़ता है। मुझे कुरुक्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला। गीता कोई किसी एक पंथ संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है। वो बात एकदम सही है। भारत में हिंदू परंपरा में यद्यपि गीता है, हिंदू परंपरा का वो पेटेंट नहीं है। हिंदू समाज उसका ट्रस्टी है। भारत में वो ज्ञान प्रकट हुआ, परंपरा से हिंदू समाज के हाथ में आया। एक प्रॉपर्टी के, स्टेट के नाते नहीं, संपूर्ण दुनिया को यथा योग्य रीति से यथा समय देने के लिए वो हमारे पास है। वो विश्व धर्म है। धर्म यानी जो धारणा करता है, जो जोड़ता है, उन्नत करता है, बिखरने नहीं देता, टूटने नहीं देता। ऐसा जो धर्म है, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, ऐसा वो धर्म है। और इसलिए गीता की वर्तमान प्रासंगिकता, तो मुझे यह शीर्षक भी अप्रस्तुत लगता है, क्योंकि उसकी शाश्वत प्रासंगिकता है। जब तक सृष्टि है तब तक गीता की प्रासंगिकता है। गीता जीवन विद्या है। और जीवन एक व्यक्ति का नहीं होता। एक व्यक्ति जीवन में होता है, लेकिन उसका जीवन बहुत सारी बातों से बनता है। तो हम जहां पर है वहां का समूह और वहां की सृष्टि भी हम पर परिणाम करती है। संपूर्ण विश्व अपना जीवन बनता है। संपूर्ण विश्व से अपना जीवन बनता है। और हम जो कुछ करते हैं उसका संपूर्ण विश्व पर परिणाम होता है। भगवान ने कहा है कि परम सत्य से जुड़े रहो, जीवन उसके आधार पर निर्मल बनेगा। कर्तव्य कर्म करते रहो,
उसके आधार पर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लोक संग्रह करो, समाज बदलेगा। सृष्टि को ठीक करो, मानवता सुखी होगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की खासियतें समझाते हैं। विराट प्रतिमा को 4 धातुओं से मिलाकर बनाया गया। प्रतिमा में भगवान श्री कृष्ण के 9 स्वरूपों को दर्शाया गया। विश्व विख्यात मूर्तिकार राम सुतार के निर्देशन में बनी प्रतिमा 35 टन की प्रतिमा को 80 कारीगरों ने 3 साल में बनाया। विराट स्वरूप 40 फुट लंबा और 35 टन वजनी है। इस पर करीब 13 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च हुए हैं। प्रतिमा को 10 फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया गया। तीर्थ यात्रियों और सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को पवित्र ज्योतिषर स्थली पर लाइट एंड साउंड शो के ठीक सामने पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके स्थापित किया गया है। इस विराट स्वरूप को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से पर्यटक पहुंचेंगे, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पुरस्कार ग्रहण किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई उद्यमी भारत कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश की औद्योगिक नीतियों की तारीफ हुई। उन्होंने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र में हरियाणा टॉप 3 राज्य में है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन के लिए पूरे प्रदेश की ओर से धन्यवाद करता हूं। बड़े उद्योगों के साथ साथ हरियाणा छोटे और लघु उद्योगों में मामलों में टॉप पर परफॉर्मिंग स्टेट में बना हुआ है। इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के सभी उद्यमियों को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि हमारा हमेशा से संकल्प रहा है कि प्रदेश में नए उद्योग लगे, उनका विकास हो और हमारे युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले। के एमएसएमईज को कैसे और बढ़ाया जाए, उस सपने को लेकर आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती मिले। अलग अलग योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंदर आज एक तो एमएसएमई और एक्सेलरेट कैसे करें, उसके लिए एक नई योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया है। और साथ में क्रेडिट लिंकेज कैसे बढ़ाई जाए, कैसे जल्दी और ज्यादा लोन्स एमएसएमईज को मिले, उसके ऊपर काम किया। और खुशी की बात है कि पिछले कोविड काल के अंदर भी जिस प्रकार से एमएसएमईज को निरंतर सरकार का समर्थन रहा है, आज उसका नतीजा है कि देश अधिकतम वस्तुएं जो पहले इंपोर्ट करता था, ऑल्टरनेटिव रिसोर्स के तौर पर देश में प्रोडक्शन शुरू कर बैठा। और हरियाणा ने भी एक अलग उसमें पहचान बनाई है। और हमारे लिए तो खुशी की बात है कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर देश भर के बड़े छोटे राज्यों में हरियाणा को 3rd पोजीशन मिली है। और मैं ये मानता हूं कि जो अब नई आज स्कीम्स लॉन्च करी है, उसके अंदर भी हरियाणा एक राज्य है जिनको पायलट के तौर पर पिक किया जाएगा। और हरियाणा प्रदेश ने भी जो पिछले दिनों पद्मा योजना शुरू करी है, वो अपने आप में एमएसएमई को और एक्सेलरेट करने के लिए योजना होगी। उसका खाका लगभग तैयार हो चुका है और जल्द पद्मा के अंदर भी हम हमारा इंटीग्रेटेड एक प्रोजेक्ट प्रदेश में लाने का काम करेंगे। प्लस पिछली कैबिनेट में 3 पॉलिसीज प्रदेश में हमने लाने का काम किया है, चाहे वो ई व्हीकल पॉलिसी हो, चाहे स्टार्टअप पॉलिसी हो, चाहे डाटा सेंटर पॉलिसी हो। और ये तीनों योजनाएं भी हमारा एमएसएमई सेक्टर इसका बढ़ चढ़कर लाभ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने सभी शहरी स्थानीय निकायों को सितंबर महीने तक सभी शहरी क्षेत्रों में जहां जहां पार्किंग है वहां पर मार्किंग करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए भी आदेश दिए। रिपोर्ट आप देखिए। एक्शन मोड में सीएम मनोहर लाल। लोकल अर्बन बॉडी के लिए बैठक में दिए कई अहम निर्देश। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक ली। मीटिंग में स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। सीएम ने सभी शहरी निकायों को सितंबर तक अपने अपने एरिया में पार्किंग की जगह तय करने के निर्देश दिए। इस बैठक में सभी जिलों के डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर यानी डीएमसी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्किंग की जगह मार्क होने से शहरों की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को वाहन खड़े करने में भी सुविधा होगी। साथ ही साथ शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग की कार्य योजना बनाने के आदेश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। बजट बनाने के निर्देश। सीएम ने सभी डीएमसी को निर्देश दिए कि वह राज्य सरकार की तरह अपने अपने स्थानीय निकाय का बजट तैयार करें और इसे परिवार पहचान पत्र के डाटा से लिंक करें ताकि शहरों की मौजूदा जनसंख्या के अनुसार बजट आवंटित किया जा सके। परिवार पहचान पत्र से लिंक होने के बाद इसमें पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी डीएमसी विकास को प्राथमिकता देते हुए अपना बजट तैयार करके पोर्टल पर अपलोड करें। स्वच्छता पर बनाया जाए पोर्टल। सीएम ने कहा कि शहरों की साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए स्वच्छता से जुड़ा एक पोर्टल तैयार किया जाए। डीएमसी अपने इलाके को अलग अलग जोन में बांटे और अलग अलग इलाकों में सफाई के लिए इंचार्ज बनाए। ये इंचार्ज रोजाना व्यक्तिगत स्तर पर शहर में सफाई का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें और अगर इसके बाद भी किसी स्थान पर सफाई न होने की शिकायत आती है तो संबंधित इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरी तरह ऑनलाइन हो यूएलबी। मनोहर लाल ने कहा कि सभी यूएलबी पूरी तरह ऑनलाइन होनी चाहिए। कोई काम मैनुअल या फाइलों के माध्यम से ना किया जाए। इसके साथ साथ निगम कार्यालयों में सीसीटीवी लगाए जाएं। इससे कार्यालयों में पारदर्शिता आएगी और जनता के काम निर्विघ्न रूप से होंगे। हर शहर की ड्रोन मैपिंग। सीएम ने कहा कि गांवों की तरह सारे शहरों की भी ड्रोन मैपिंग करवाई जाए। सभी कॉलोनियों का सर्वे करवाया जाए। सभी यूएलबी ध्यान रखें कि उनके क्षेत्रों में कोई अवैध कॉलोनी न बसने पाए और अवैध प्रॉपर्टी की पहचान की जाए। इसके लिए विभाग अपनी प्लानिंग करे। अर्बन लोकल बॉडी की बैठक खत्म होने के बाद शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने सीएम मनोहर लाल के सभी फैसलों की जानकारी दी। खुद सुनिए क्या कुछ कहा डॉक्टर कमल गुप्ता ने। की मीटिंग में जो सबसे अधिक जो बात हुई वो बजट के ऊपर हुई कि जिस प्रकार सेंटर अपना बजट बनाता है, इस प्रकार स्टेट अपना बजट बनाता है, तो ये जो थर्ड गवर्नमेंट है लोकल बॉडी की, ये भी अपना बजट बनाए। कहां से इनकम हुई, स्टेट फंड कितना आता है, सेंट्रल फंड कितना आता है और कितना खर्चा करते हैं, किस मद में कितना खर्चा करना है, कितना नहीं करना, इसकी डिटेलिंग। और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि सभी 22 के 22 जिलों का जो बजटिंग सिस्टम है वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड ढंग से बनकर आए ताकि सभी कमेटीज को ये लगे कि हमारी एक इंडिपेंडेंट सरकार। स्वच्छता मिशन, इसके अलावा जो पोर्टल्स हैं जैसे नगर दर्शन पोर्टल है और जो इंजीनियरिंग पोर्टल है। नगर दर्शन में क्या है कि प्रत्येक नागरिक जिसको जिस चीज की जरूरत होती है, मान लो उसकी गली खराब है, रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए, पार्षद या एमपी, वो उसको वेरीफाई करता है। उसके बाद डिपार्टमेंट उसको टेकअप करता है, उसकी फिर डीएनआईटी बनती है, उसका बजट बनता है, उसका टेंडर
में सीएम मनोहर लाल पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए और तमाम बड़े फैसले लिए गए जिन पर आने वाले समय में अमल किया जाएगा। अंबाला में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अटल कैंसर केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। इसे अंबाला की जनता को समर्पित किया गया था। तब से लेकर अब तक यह हॉस्पिटल अंबाला और उसके आसपास के इलाकों के लोगों के लिए जैसे वरदान साबित हो रहा है। पहले तो कैंसर के मरीजों को अपने इलाज के लिए पीजीआई रोहतक और पीजीआई चंडीगढ़ के धक्के खाने पड़ते थे, बहुत समय लगता था, लेकिन अब उन्हें अंबाला में ही आधुनिक मशीनों से कैंसर का भरपूर इलाज मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में बेहतर हो रही स्वास्थ्य सेवाएं, अटल कैंसर केयर सेंटर बना वरदान, कैंसर पीड़ित मरीजों को मिल रहा लाभ। 9 मई 2022 को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबाला छावनी स्थित सिविल अस्पताल में अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया था। ये कैंसर अस्पताल अपनी तरह का इस इलाके में पहला अस्पताल है। हरियाणा और पंजाब में जहां कैंसर मरीजों की संख्या में हर दिन के साथ बढ़ोतरी हो रही है, इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में कैंसर केयर यूनिट का निर्माण कराया और आधुनिक मशीनों को यहां पर लगवाया, जिसका फायदा अंबाला और उसके आसपास के जिलों के साथ साथ पंजाब, हिमाचल प्रदेश और यूपी के कई इलाकों के मरीजों को हो रहा है और यहां पर वो इलाज के लिए अब पहुंच रहे हैं। यहाँ रोजाना की ओपीडी अब 70 से 80 के बीच जा पहुंची है, जिसका इलाज डॉक्टर्स आधुनिक मशीनों से कर रहे हैं। कैंसर का इलाज आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त में किया जा रहा है, जिससे लोगों का खर्चा और समय भी बच रहा है। नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राकेश ने बताया कि सरकार की तरफ से बनाया गया ये कैंसर अस्पताल आसपास के कई राज्यों के कैंसर पीड़ित लोगों के लिए काफी लाभदायक है। देखिए 9 मई को आपको पता ही है कि 9 मई 2022 को इसकी ओपनिंग की गई थी अटल कैंसर केयर सेंटर की, और उसके बाद जो हमारे पास कम से कम 80 से 100-125 पेशेंट्स पर डे ओपीडी में आते हैं, उनकी हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं और कुछ पेशेंट्स न्यू भी डायग्नोज होते हैं और कुछ पेशेंट्स ओल्ड भी होते हैं जो कि फॉलोअप के लिए ऑलरेडी यहाँ पे आते हैं या फिर और दूसरे इंस्टीट्यूट से भी यहाँ पे आने लगे। तो आपको यहाँ पे 3 तरह की टोटल मशीन्स हैं, सीटी सिमुलेटर है, ब्रेकी थेरेपी है और लीनेक है, और इसके अलावा कीमोथेरेपी की तरफ से इंडोर फैसिलिटी है और बायोप्सी और ब्लड टेस्ट यहाँ पे किए जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी भी अब हमारे डॉक्टर नीतू हैं जो पीजीआई से ट्रेनर किए हैं, तो वो भी हमने यहाँ स्टार्ट कर दिए हैं। तो पिछले मई अगर देखें तो मई का अगर रिकॉर्ड देंगे तो 44 पेशेंट्स यहाँ पे एडवाइज हैं। कैंसर हॉस्पिटल में मिल रही सुविधाओं के बारे में जब अंबाला के कुछ लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अंबाला छावनी में अटल कैंसर केयर सेंटर का खुलना अंबाला के लोगों को हरियाणा की तरफ से दिया गया एक अनमोल तोहफा है। इस सेंटर के यहाँ पर खुलने से कैंसर के मरीजों को अपने इलाज के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ रहा। इस सेंटर के खुलने से स्थानीय व्यापारियों का कारोबार भी बढ़ गया है। ऐसा कि अंबाला के स्वास्थ्य मंत्री एवं गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से जो कैंसर हॉस्पिटल बना है, ये एक अंबाला के लिए सौगात है। अंबाला में पहले ओनली फॉर सिविल अस्पताल था, वो भी पुराना था, भी सामने नया हॉस्पिटल बनाया, वो भी एक अच्छी सौगात दी अंबाला वासियों के लिए। और अब ये कैंसर हॉस्पिटल बनने से आसपास के जितने राज्य हैं जैसे यूपी, राजस्थान, अपना हिमाचल, पंजाब के लोग यहाँ पर आकर इलाज कराते हैं। इससे कारोबार की स्थिति को भी फर्क पड़ा है। और इसका उद्घाटन जो ओपनिंग की गई थी, जेपी नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, उन्होंने और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी ने और विज साहब ने इसकी ओपनिंग की गई, और उससे सिविल अस्पताल बनने से और कैंसर हॉस्पिटल बनने से अंबाला वासियों को एक अच्छी सौगात और अच्छी चीज़ मिली है, जिससे अंबाला वासी इनका धन्यवाद करते हैं। ये कैंसर हॉस्पिटल ही नहीं, एक जीवन दान मिला है लोगों को। आप सोच ही सकते हैं कि ये इससे दुनिया में भयंकर बीमारी और इससे महंगा इलाज कहीं नहीं है। ये एक हरियाणा सरकार ने और ख़ास तौर पे हमारे हेल्थ मिनिस्टर एवं गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का एक हर सपना जो उन्होंने लिया था, उन्होंने इनको पूरा करके दिखाया है। शायद
पूरे हरियाणा में ऐसा सुंदर और बढ़िया, जहां पूरे इक्विपमेंट्स जिसकी ऑर्गेनाइजेशन अपना इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री जी ने किया है और नड्डा साहब जी ने किया है, और ऐसा बढ़िया जिसमें फैकल्टी बहुत अच्छी है और इलाज लोगों के फ्री हो रहे हैं, और हर तरह का, मैं बहुत बार 2 बार जाके देखा है कि जिन लोगों के टेस्ट इतने महंगे होते थे, आज उनको फ्री टेस्ट हो रहे हैं। प्रदेश की मनोहर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और सीएम मनोहर लाल के ये प्रयास अब धीरे धीरे धरातल पर तिरंगे ला रहे हैं। और हरियाणा डायरीज में आज इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।